हेलो फ्रेंड्स, मैं आनंद सर अपने वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। लास्ट वीडियो में हमने चैप्टर 2 साझेदारी पीढ़ी का वार्षिक हिसाब उसका क्वेश्चन नंबर 12 हमने सीखा हुआ है। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 सीखने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 13 को बीच में स्टॉप कर रहा हूं क्योंकि उसमें कुछ विशिष्ट समायोजन है जिसको हम सबसे लास्ट में सीखेंगे। 14 से हम रनिंग करेंगे, 14, 15, 16, 17, 18 और फिर हम बाद में क्वेश्चन नंबर 13 और 19 को देखेंगे। 19 तक कुल क्वेश्चन है। एक दो उदाहरणों को भी देखेंगे और बाकी उदाहरणों को आप आराम से हल कर सकते हैं क्योंकि हम अगर स्वाध्याय पूरा कर लेंगे तो आप उदाहरणों को हल कर सकते हैं। तो चलिए, रोज़ की तरह आज अपने वीडियो की शुरुआत फिर से एक मोटिवेशनल सुविचार के साथ में करूँगा। ध्यान से सुनिएगा। मुश्किलों से भागना आसान होता है, मुश्किलों से भागना आसान होता है, हर कदम पर ज़िंदगी में इम्तिहान होता है। मुश्किलों से भागना आसान होता है, हर कदम पर ज़िंदगी में इम्तिहान होता है। डरने वाले को नहीं मिलता कुछ ज़िंदगी में, डरने वालों को नहीं मिलता कुछ ज़िंदगी में, और लड़ने वालों के कदमों में सारा जहान होता है। डरने वालों को नहीं मिलता कुछ ज़िंदगी में और लड़ने वालों के कदमों में सारा जहान होता है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको सफलता चाहिए, आपकी मंजिल तक आपको पहुंचना है, तो उसके बीच में कई मुश्किलें आएंगी जिससे आपको क्या होगा, लड़ना होगा। और आप लड़ेंगे तो डेफिनेटली आप एक दिन मंजिल तक पहुंचेंगे। जो डर जाते हैं और डर कर पीछे मुड़ जाते हैं, उन्हें सिर्फ और सिर्फ असफलता ही हाथ लगती है। तो आप मुसीबतों से घबराइए मत, उसका सामना कीजिए। चलिए, क्वेश्चन नंबर 14 को हम देखते हैं। रोज़ की तरह ही आपको जब तक मैं क्वेश्चन पढ़ूंगा आपके बोर्ड के स्क्रीन पर दिखाई देगा। क्वेश्चन नंबर 14, पेज नंबर 83। धर्म और कर्म एक साझेदारी पीढ़ी के पूंजी के प्रमाण में लाभ हानि बांटने वाले साझेदार हैं। आज उनके लाभ हानि का प्रमाण नहीं दिया और क्या कहा है कि वो पूंजी के प्रमाण में लाभ हानि बांटने वाले साझेदार हैं। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो जमा साइड पर पूंजी दिया हुआ है, धर्म का 1,40,000 और कर्म का 1,20,000। उस पर से हमें लाभ हानि का प्रमाण निकालना है क्योंकि कहा हुआ है कि वो पूंजी के प्रमाण में लाभ हानि बांटने वाले साझेदार हैं। तो 1,40,000 और 1,20,000 में दोनों पर 4-4 जीरो कॉमन है। तो अगर मैं दोनों पर से 4-4 जीरो निकाल दूं तो धर्म का बचेगा 14 और कर्म का बचेगा 12। 14 और 12, 14 और 12 किसके पहाड़े में कट जाएंगे पूरा पूरा, तो 2 के पहाड़े में। 2 सते 14 और 2 छक 12। तो इस तरह से उनके पूंजी का अनुपात 7:6 आएगा और वह आज पूंजी के अनुपात में ही लाभ हानि बांटने वाले साझेदार है। इसलिए आज उनका लाभ हानि का अनुपात भी क्या होगा, 7:6 होगा। तो ध्यान रखिएगा, हमने क्या किया, 4-4 जीरो निकाल दिया, फिर 14 और 12 आया, 2 सते 14 और 2 छक 12, 7:6 आज उनके लाभ हानि का अनुपात आएगा। उसके बाद निम्नलिखित माहिती पर से वार्षिक हिसाब तैयार कीजिए। आपको धर्म और कर्म की साझेदारी पीढ़ी का 31/3/17 के दिन का सकल तलपट दिया हुआ है। सकल तलपट में उधार बाकी और जमा बाकी ऐसे दो अलग अलग बाकियां दी है तो और अच्छी बात है, क्योंकि उधार बाकी की जितनी भी असर होगी किसी न किसी खाते के उधार में होगा और जमा बाकी की जितनी असर होगी किसी न किसी खाते के जमा में होगा। तो उधार बाकी में आहरण दिया हुआ है, धर्म कर्म का प्रारंभिक स्टॉक, खरीदी, माल वापसी, जमा। माल वापसी जमा लिखा हुआ है तो वो क्या कहलाएगा, बिक्री माल वापसी, क्योंकि वो उधार में दिया हुआ है। तो ऐसा हो तो आप अपने बुक में माल वापसी जमा जहाँ लिखा है कोष्टक में लिख सकते हैं बिक्री माल वापसी। उसके बाद लेना, लेना मतलब देनदार, देनदार को ही हम ग्राहक या लेना भी कहते हैं, तो वो भी ध्यान रखिएगा। वेतन 28/2/2017 तक एक गुप्त समायोजन है। गुप्त समायोजन किस तरह से पता चला, तो हमारा वर्ष खत्म होता है 31/3/17 को। सकल तलपट के ऊपर आप तारीख देख सकते हैं, 31/3/17 के दिन हमारा वर्ष पूरा होता है और हमने वेतन चुकाया है 28/2/17 यानी फरवरी तक ही चुकाया है और हमारा वर्ष खत्म होता है मार्च में। तो हमने फरवरी तक का वेतन चुकाया और मार्च में हमारा वर्ष खत्म होता है, तो 1 महीने का वेतन अभी चुकाना बाकी है। तो हमने जो चुकाया है वो कितने महीने का है, तो हमने जो चुकाया है वो 11 महीने का। तो हमें कैसे मालूम पड़ेगा कि 1 महीने का कितना होगा, तो 11 महीने का आपको देख सकते हैं, आपको दिया हुआ है 13,200, तो 1 महीने का कितना, तो 13,200 भागे 11, तो 1 महीने का मिलेगा आपको 1,200। 1 महीने का वेतन चुकाना बाकी है, मतलब जो हमने चुकाया है वो कितने महीने का है, 11 महीने का। तो हमने क्या किया, वेतन की कुल रकम में 11 से भाग लगा दिया, तो 13,200 भागे 11, तो 1 महीने का वेतन आएगा 1,200। चुकाना बाकी की आपको असर पता ही है, हम वेतन में जोड़ेंगे और हमारे लिए दुख है इसलिए पूंजी दायित्व में 1,200। उसके बाद यंत्र और यंत्र पर घिसाई, ये भी एक महत्वपूर्ण टॉपिक है, कक्षा 11 में भी आप पढ़ चुके हैं। अगर समायोजन में भी घिसाई दिया हुआ है, अभी हम आगे पढ़ेंगे समायोजन, तो हमें पता चलेगा कि यंत्र पर समायोजन में भी घिसाई गिनने को कहा है।
तो जब प्रश्न में पहले से भी घिसाई दिया हो और समायोजन में भी घिसाई गिनने के लिए कहा हो, तो जो संपत्ति पे घिसाई दिया हो उसमें वो घिसाई की रकम जोड़कर जो उसकी नई कीमत आएगी उस पर हम घिसाई गिनेंगे। यानी यंत्र में ही यंत्र का घिसाई जो पहले से दिया हुआ है सकल तलपट में, हम यंत्र में क्या करेंगे, जोड़ देंगे, और जोड़ने के बाद जो नई कीमत आएगी उस पर हम समायोजन में जितना % घिसाई गिनने के लिए कहा है या जितना रकम घिसाई गिनने के लिए कहा है उतना वहाँ से माइनस करके लाभ हानि खाते के उधार में लिखेंगे। यानी फिर से एक बार स्पष्ट कर दूं कि पहले से ही घिसाई दिया हो और समायोजन में भी घिसाई गिनने के लिए कहा हो तो पहले वाला घिसाई जोड़ने के बाद जो नई कीमत आएगी उस पर घिसाई गिनना है और उसकी असर हमेशा की तरह उसमें से घटाकर लाभ हानि के उधार में। हाँ, अगर समायोजन में नहीं कहा हो तो संपत्ति का लेखा संपत्ति लेना में होगा और पहले से दी घिसाई का लेखा लाभ हानि खाते के उधार में होगा, तब जोड़ना या घटाना नहीं होगा। उसके बाद मकान, मजदूरी, बीमा प्रीमियम, दिया बट्टा, लोन पर ब्याज। हाँ, ध्यान रखिएगा, लोन पर ब्याज। अब इसमें आप सोच रहे हो कि ध्यान में रखने वाली बात क्या है, लोन पर ब्याज तो खर्च है, लाभ हानि के उधार में आएगा। डेफिनेटली लोन पर ब्याज खर्च है, लाभ हानि खाते के उधार में आएगा, लेकिन ध्यान में रखने वाली बात यह है कि लोन पर ब्याज दिया हुआ है तो पक्का है हमने किसी से लोन भी लिया होगा। अगर हम ब्याज चुका रहे हैं लोन का तो लोन लिया होगा तभी तो ब्याज चुका रहे हैं। तो हमें एक बार जरूर जमा में जाकर चेक करना है कि हमने लोन किससे लिया है। तो जमा में जाकर आप चेक करेंगे तो नीचे से चौथे नंबर पे है धर्म की लोन। धर्म कौन है? साझेदार। और साझेदार की लोन कितनी दी हुई है? 30,000। आपको पहले से मालूम है, 2 बार ऑलरेडी आ चुका है, तीसरी बार आ रहा है कि साझेदार के लोन के ब्याज के बारे में न कहा हो तो कितना % ब्याज चुकाया जाएगा? 6%। धर्म कौन है? साझेदार। उसका लोन कितना है? 30,000। 30,000 का लोन का अगर 6% ब्याज गिनेंगे और पूरे साल का तो 3 6 18 1800 रुपया होगा। और 1800 में से आप देख सकते हैं हमने चुकाया कितना है? 1200। तो यहाँ पे लोन का ब्याज लाभ हानि खाते के उधार में पहले 1200 लिखेंगे इनर कॉलम में, प्लस चुकाना बाकी कितना? 600, क्योंकि नियम के हिसाब से कितना हो रहा है? 1800। चुकाना बाकी 600 लिखेंगे, जोड़कर 1800 लिखेंगे और 600 की दूसरी असर हम पूंजी दायित्व में करेंगे। तो ये भी एक गुप्त समायोजन था। 2 गुप्त समायोजन है, आप ध्यान रखिएगा। उसके बाद फर्नीचर, स्टेशनरी खर्च, विज्ञापन खर्च, रोकड़ से चालू खाता। चालू खाता दिया हुआ है तो मैंने चालू खाता बनाया है और पूंजी के खाते की जो असर होगी हम डायरेक्ट पूंजी दायित्व में लिखेंगे। लाभ हानि वितरण खाता आज फिर से मैंने नहीं बनाया है क्योंकि आज फिर से साझेदारों से संबंधित कोई समायोजन नहीं है और जब भी साझेदारों से संबंधित कोई समायोजन नहीं होगा तो हमें लाभ हानि वितरण खाता बनाने की जरूरत नहीं है। जमा बाकी में आप देख सकते हैं पूंजी खाता दिया हुआ है, धर्म और कर्म का, बिक्री दिया हुआ है, माल वापसी उधार। माल वापसी जो उधार दिया हुआ है उसी को हम खरीद माल वापसी कहेंगे। ऐसा होता आप अंदर कोष्टक में जरूर लिख ले, माल वापसी उधार लिखा है उसको खरीद माल वापसी। देना, देना लिखा हुआ है उसे हम क्या कहेंगे? लेनदार, वो भी कोष्टक में आप लिख सकते हैं। अदत्त मजदूरी यानी चुकाना बाकी मजदूरी। धर्म की लोन जिसके बारे में मैं पहले ही चर्चा कर चुका हूँ। प्राप्त बट्टा, बैंक ओवरड्राफ्ट और चालू खाता की जमा बाकी दी है कर्म का। अब समायोजन को देखते हैं। 4 ही समायोजन है। पहला अंतिम स्टॉक 21,000 का है जिसमें स्टेशनरी स्टॉक 2,000 शामिल है। आज के समायोजनों की, इस प्रश्न के समायोजनों की खास बात यह है कि इसमें जो पहला और तीसरा समायोजन है उसकी 4-4 असर होगी क्योंकि उसमें 2-2 समायोजन मिक्स हैं। जैसे पहला ही है अंतिम स्टॉक 21,000 का है, अगर सिर्फ इतना लिखा होता तो बहुत आसान था, व्यापार खाते के जमा में और संपत्ति लेना में। लेकिन आगे लिखा है कि जिसमें से 2,000 स्टेशनरी स्टॉक का है। अंतिम स्टॉक जो 21,000 है उसमें 2,000 स्टेशनरी स्टॉक का है। तो देखिए मैं समायोजन में भी गणना लिखा हुआ है, 21,000 में से 2,000 पहले माइनस कर देंगे तो 19,000 बचेगा अंतिम स्टॉक। 21,000 में से हम 2,000 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा? 19,000 अंतिम स्टॉक बचेगा। अंतिम स्टॉक की 2 असर हमें पता है, एक व्यापार खाते के जमा में और दूसरा संपत्ति लेना में। तो अंतिम स्टॉक पे सही का निशान लगा लेना है क्योंकि वो आपको मिलेगा नहीं, तो नंबर 1 पे आपको सही का निशान लगाना है। और उसी में जो 2,000 स्टेशनरी स्टॉक है उसका एंट्री कहाँ होगा? तो स्टेशनरी खर्च आपको उधार साइड पे नीचे से चौथे नंबर पे दिखाई देगा स्टेशनरी खर्च, उस पर भी आपको नंबर 1 लगा लेना है। तो स्टेशनरी स्टॉक की एंट्री क्या होगी? स्टेशनरी खर्च में से माइनस करेंगे और संपत्ति लेना में लिखेंगे क्योंकि स्टॉक यानी बच गया है, तो स्टेशनरी खर्च में से उतना माइनस कर देंगे और संपत्ति लेना में लिखेंगे। तो इस तरह से 4 असर कैसे हुई? अंतिम स्टॉक की 2 असर, व्यापार खाते के जमा में और संपत्ति लेना में कितना? 19,000 क्योंकि 21 में से 2 माइनस हो गया है। और 2,000 के स्टेशनरी स्टॉक की असर कहाँ कहाँ होगी? एक स्टेशनरी खर्च में से माइनस करेंगे और दूसरी असर संपत्ति लेना में। दूसरा, यंत्र पर घिसाई की दर बढ़ाकर 10% करना है। तो आपको पता ही है यंत्र और यंत्र का घिसाई जो पहले से दिया हुआ है वो उसमें जोड़ देंगे और जोड़ने के बाद जो यंत्र की कीमत आएगी उस पर हम 10% घिसाई गिनेंगे तो उसमें से माइनस करेंगे और लाभ हानि खाते के उधार में लिखेंगे। तीसरा समायोजन मोस्ट आईएमपी समायोजन है। इस सवाल का मोस्ट आईएमपी समायोजन, उसकी 4 असर होगी और उसे ध्यान से समझिएगा, थोड़ा कन्फ्यूजन जैसा भी है। 1,000 का उधार बिक्री भूल से खरीद वापसी में लिखा है।
4 एंट्री इसलिए होगी क्योंकि 1000 की उधार बिक्री का लेखा करना बाकी होता है तो उसकी 2 एंट्री होती है, तो 2 एंट्री तो वो हो गई। और हमने जो गलती किया है उसको सुधारने के लिए 2 एंट्री। हमसे गलती से क्या हुआ है कि उधार बिक्री का लेखा बिक्री में तो नहीं कर पाया है, लेकिन हमने उसको भूल से कहाँ लिख दिया है, खरीद वापसी में लिख दिया है। अगर हमने उसे कहीं लिखा ही नहीं होता तो 2 ही एंट्री होती कि भाई बिक्री में लिखना बाकी है तो बिक्री में जोड़ेंगे और देनदार में जोड़ेंगे। लेकिन आज हमने लिखा तो नहीं है, लेकिन हमारे साथ गलती ये हो गया है कि हमने सिर्फ लेखा करना नहीं रहा है, हमने उसका लेखा खरीद वापसी बही में कर दिया है। तो 1000 का उधार बिक्री का लेखा पहले कहाँ होता है, हम बारी बारी से चारों असर को हम समझते हैं। तो पहले 1000 की उधार बिक्री का लेखा करना बाकी है तो उसकी असर कहाँ होगी, तो आपको अच्छे से मालूम है कि 1000 का उधार बिक्री का लेखा करना बाकी है तो बिक्री में जोड़ेंगे और देनदार में जोड़ेंगे। देनदार की जगह आपके बुक में लेना लिखा हुआ है तो लेना में जोड़ेंगे, बिक्री में जोड़ेंगे और देनदार में जोड़ेंगे। समझ गए पहले इतना कि उधार बिक्री का 1000 का लेखा करना बाकी है, उसकी असर हम कहाँ कहाँ करेंगे, तो बिक्री में जोड़ेंगे और देनदार में जोड़ेंगे। पक्का क्लियर इतना? तो आप टिक लगा दीजिए। जमा साइड पे आपको बिक्री मिलेगा दूसरे नंबर पे, उस पे नंबर 3, और लेना मिलेगा आपको उधार साइड पे चौथे नंबर पे, सॉरी 5वें नंबर पे, तो उस पर भी नंबर 3। दोनों में हम क्या करेंगे, जोड़ेंगे, बिक्री में भी जोड़ेंगे और देनदार में भी जोड़ेंगे। और क्या लिखेंगे, लिखना बाकी उधार बिक्री। क्लियर? उसी में आगे है जिसका लेखा हमने भूल से खरीद वापसी में कर दिया है, था वो बिक्री का और हमने लेखा कर दिया खरीद वापसी में, तो खरीद वापसी में से क्या कर देंगे, उतना माइनस कर देंगे और लेनदार में क्या करेंगे, प्लस। बस बच्चे यहाँ पे ही कंफ्यूज हो जाते हैं। खरीद वापसी में से माइनस वो समझ जाते हैं क्योंकि भूल से हमने खरीद वापसी में लिख दिया तो खरीद वापसी में से माइनस, तो सर लेनदार में से भी माइनस क्यों नहीं होगा? आप सोच के देखिए कि हम खरीदी में से माइनस नहीं कर रहे हैं, खरीद वापसी में से माइनस कर रहे हैं। और अगर खरीद वापसी कम होगा तो खरीदी बढ़ेगा और खरीदी बढ़ेगा तो लेनदार भी बढ़ेगा, इसलिए खरीद वापसी में से हम माइनस करेंगे और लेनदार में प्लस करेंगे। तो मैं चारों असर एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ, बिक्री का लिखना बाकी है तो बिक्री में प्लस और देनदार में प्लस। क्लियर? और खरीद वापसी में भूल से लिख दिया है इसलिए खरीद वापसी में से तो माइनस, लेकिन लेनदार में प्लस, क्योंकि खरीद वापसी अगर कम हो रहा है तो खरीदी बढ़ेगा और खरीदी बढ़ेगा तो लेनदार भी बढ़ेगा। तो याद रखिएगा। तो 3 नंबर और कहाँ कहाँ लगाना है, तो माल वापसी उधार जमा में बिक्री के नीचे दिया हुआ है खरीद वापसी, जिसको आपने कोष्टक में मैंने आपको लिखवाया था, उस पर नंबर 3, उसमें से हमें माइनस करना है। और लेनदार जमा में ही है खरीद वापसी के नीचे, उसमें हमें क्या करना है, प्लस करना है। देना लिखा हुआ है देना, उस पर हमें प्लस करना है। चौथा, विज्ञापन खर्च का 1/4 भाग अगले वर्ष ले जाना है, तो एकदम आसान है, उसमें से उतना आप लिखित कर देंगे और संपत्ति लेना में लिखेंगे। विज्ञापन खर्च लाभ हानि में से माइनस कर देंगे, 1/4 भाग अग्रिम चुकाया या अगले वर्ष ले जाना है, और अगले वर्ष ले जाना है यानी अग्रिम चुकाया तो उसकी दूसरी असर कहाँ होगी, संपत्ति लेना में। तो विज्ञापन खर्च उधार साइड पे नीचे से तीसरे नंबर पे है, उस पर आपको लगा देना है नंबर 4। तो इस तरह से हमने सभी समायोजनों को देखा, अब हम उसे हल करेंगे। चलिए देखते हैं, हल करते हैं हम लोग। उधार बाकी में आप सबसे पहले देखेंगे तो आहरण, धर्म और कर्म। तो आहरण कहाँ आता है, तो पूंजी खाते या चालू खाते के उधार में। तो चालू खाता है इसलिए ऊपर से एक लाइन छोड़ना होगा क्योंकि चालू खाते में कोई फिक्स नहीं होता, उधार में भी शेष होता है और जमा में भी होता है। तो शेष लिखने के लिए जमा में भी एक लाइन पहले से छोड़ कर देंगे कि बाद में भूल ना जाए, शेष आगे लाए। जब आएगा तब लिखेंगे, लेकिन पहले से लिख कर रखने से क्या होगा कि हम भूलेंगे नहीं। और उधार में भी शेष आगे लाए। आहरण धर्म का कितना है 7500 और कर्म का कितना है तो 5000। उसके बाद प्रारंभिक स्टॉक आपको अच्छे से मालूम है प्रारंभिक स्टॉक कहाँ पर आएगा, तो प्रारंभिक स्टॉक आएगा व्यापार खाते के उधार में। कितना है प्रारंभिक स्टॉक, तो 15000। उसके बाद खरीदी कितना दिया हुआ है, खरीदी तो खरीदी दिया हुआ है 80000 इनर कॉलम में। चलिए सबसे पहले हम लोग ये खरीदी बिक्री वाला जो तीसरा समायोजन है, जो मेन समायोजन है, जो कन्फ्यूजन वाला है, उसको अच्छी तरह से पूरा ही कर लेते हैं। ऐसे तो नियमानुसार हम लोग जब उसकी असर आती है तब उसका लेखा करते हैं, लेकिन आज हम वो समायोजनों को अच्छी तरह से पहले पूरा ही कर लेते हैं। इसे हम पूरा कर लेंगे तो फिर पूरा सवाल बहुत आसान होगा और बहुत जल्दी हम पूरा कर पाएंगे। तो खरीदी के लिए आप देख सकते हैं जमा साइड पे माल वापसी उधार, जिसे हमने खरीद वापसी कहा है, वो आपको मिलेगा। तो माइनस खरीद वापसी, जगह नहीं है इसलिए शॉर्ट में ही लिख रहा हूँ। खरीद वापसी कितना दिया हुआ है, खरीद वापसी 2000, यानी खरीदी बिक्री वाला जो एंट्री है वो पूरा कंप्लीट कर देते हैं। और जमा साइड पे आपको बिक्री, वो भी आप जमा में देख सकते हैं। लाइन से नहीं जा रहा हूँ आज क्योंकि पहले मैं चाहता हूँ कि ये पूरा समायोजन पूरा कंप्लीट हो ही जाए, 1,20,000। और फिर बिक्री वापसी दिया है। तो पहले तो हम समायोजन नंबर 3 पढ़ते हैं। क्या लिखा हुआ है, 1000 का उधार बिक्री
भूल से खरीद वापसी में लिखा, यानी बिक्री में तो नहीं लिख पाए हम, तो पहले बिक्री में हमें लिखना है, उसकी असर कहाँ कहाँ होगी। तो एक तो बिक्री में प्लस करेंगे, लिखना बाकी बिक्री या लिखना बाकी उधार बिक्री, कितना लिखना बाकी है तो 1000, 1,20,000 में 1000 जोड़ेंगे तो कितना होगा 1,21,000 होगा। और दूसरी असर हम कहाँ करेंगे, देनदार में प्लस करेंगे। देनदार भी आज पहले से ही देख कर लिख दे रहा हूँ, लेना लिखा हुआ है, उधार साइड पे है देनदार, कोष्टक में देनदार भी लिख दे रहा हूँ। कितना दिया हुआ है लेना, तो 27,400 प्लस लिखना बाकी बिक्री, एक 28,400। तो दो असर पहले आप समझ गए कि बिक्री का लेखा करना बाकी है तो हमने बिक्री में जोड़ दिया और देनदार में जोड़ दिया। क्लियर हो गया एकदम दो असर। अब जिसका लेखा हमने भूल से खरीद वापसी में कर दिया है, तो खरीद वापसी में से हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो माइनस भूल से लिखा 1000, किसमें से माइनस करेंगे, खरीद वापसी में से माइनस करेंगे। तो 2000 में से 1000 माइनस करेंगे तो यहाँ पे कितना आएगा 1000, और 80,000 में से 1000 माइनस करेंगे तो कितना आएगा 79,000। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि खरीदी बढ़ रहा है। आपको लगेगा 80 से 79 हो रहा है तो बढ़ का रहा है, सर घट रहा है। 80,000 में से अगर खरीद वापसी का आप 2000 माइनस करते तो कितना आता, 78,000 आता। लेकिन अब कितना आ रहा है 79,000, क्योंकि 1000 हमने भूल से खरीद वापसी में लेखा कर दिया था। तो खरीद वापसी में भूल से लिख दिया था, इसलिए खरीद वापसी में से तो माइनस कर दिया, लेकिन लेनदार में हम क्या करेंगे, प्लस करेंगे। तो लेनदार के लिए आपको देना लिखा हुआ है, कोष्टक में मैं लिख दे रहा हूँ लेनदार कितना दिया हुआ है। तो जमा साइड पे आप देख सकते हैं 79,000 दिया हुआ है, 79,000 प्लस भूल से लिखा खरीद वापसी, भूल से लिखा खरीद वापसी, जबकि खरीद वापसी था ही नहीं, हमने माल वापस ही नहीं किया था, तो उतना लेनदार हमने कम दिखा दिया, तो वापस उतना क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। 1000 जोड़ देंगे तो 80,000। एक बार फिर से रिपीट कर दूँ आपको, बार बार इसलिए रिपीट कर रहा हूँ कि सबसे मेन और कठिन यही एक समायोजन है। बिक्री का लिखना बाकी है तो बिक्री में प्लस और देनदार में प्लस, और भूल से जो हमने खरीद वापसी में लिख दिया था वो हमने खरीद वापसी में से माइनस कर दिया, तो खरीदी क्या हुआ, बढ़ गया। बढ़ कैसे गया, तो 80 से 79 की तुलना मत कीजिए, 80 में से 2 घटाते तो कितना आता, 78, 78,000 आता। 78 की जगह कितना आ रहा है, 79 आ रहा है। और खरीदी बढ़ेगा तो लेनदार भी क्या होगा, बढ़ेगा ही। ओके, अब बिक्री वापसी का भी लेखा कर देते हैं। तो बिक्री वापसी कितना दिया हुआ है, तो माल वापसी जमा, जिसे हम बिक्री वापसी कहेंगे। और अब हम लाइन से जाएंगे क्योंकि हमारा जो मेन समायोजन है वो पूरा हो गया। तो बिक्री वापसी 3000, बाहर आएगा 1,18,000। इस तरह से हम लोग कहाँ तक पहुँचे, तो अब वापस मैं लाइन से जाऊँ तो आहरण, प्रारंभिक स्टॉक, खरीदी, माल वापसी जमा और लेना, यहाँ तक हमने कंप्लीट कर दिया है। अब आए हम लोग वेतन, 28/2/2017। वेतन पहले आएगा कहाँ पे, तो लाभ हानि खाते के उधार में वेतन, इस पर भी एक गुप्त समायोजन है। कितना दिया हुआ है वेतन, 13,200। कब तक का है वेतन, तो 28/2/2017 तक है। और हमारा वर्ष खत्म कब होता है, 31/3/2017, जैसा कि मैंने पहले आपको समझाया। तो एक महीने का चुकाना बाकी है, उसकी एंट्री में आपको समझा चुका हूँ। चुकाना बाकी है तो हम क्या करेंगे, प्लस, और पूंजी दायित्व में कितना आएगा, तो 11 से भाग लगा देंगे तो कितना आएगा 1200। इन दोनों को जोड़ेंगे तो 14,400, और पूंजी दायित्व में लिखेंगे हम चुकाना बाकी वेतन, गुप्त समायोजन था ये 1200। उसके बाद वेतन के बाद क्या दिया हुआ है, यंत्र और यंत्र का घिसाई। तो मैंने आपको बताया कि पहले से भी घिसाई दिया और समायोजन में भी दिया हुआ है, तो हम पहले वाला घिसाई क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो यंत्र दिया हुआ है 71,760, और पहले से जो घिसाई दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है, तो वो दिया हुआ है पहले से घिसाई 6240, यानी 6,240। इसको जोड़ेंगे तो 0, 6 4 10 का 0, 7 2 9 1 10, 0 2 और 6 8, 78,000 राउंड फिगर आ जाएगा 78,000। यंत्र पे कौन सा समायोजन है, तो यंत्र पर दूसरा समायोजन है कि घिसाई का दर बढ़ाकर 10% करना है, तो माइनस घिसाई 10% करेंगे तो 1 0 कम होगा, 7800 आएगा। 78,000 में से 7800 घटाएंगे तो 70,200 आएगा। घिसाई की दूसरी एंट्री बिना भूले आप लाभ हानि खाते के उधार में यंत्र का घिसाई।
अगर ये समायोजन नहीं होता तो यंत्र हम लोग वहाँ लिखते और पुरानी वाली जो घिसाई है उसका लेखा यहाँ करते। लेकिन चूंकि समायोजन में भी लिखा हुआ है इसलिए पहले वाला घिसाई जोड़कर नई जो कीमत आई थी 78,000 उस पर हमने घिसाई गिना और रोज की तरह वहाँ से माइनस और लाभ हानि खाते के उधार में। फिर मकान, कोई समायोजन नहीं है तो डायरेक्ट संपत्ति लेना में बाहर लिख देंगे मकान। कितना मकान, तो 80,000। मकान के बाद मजदूरी, आपको मालूम है आमदनी में यानी व्यापार खाते में मजदूरी 1600। मजदूरी के बाद बीमा प्रीमियम लाभ हानि खाते के उधार में, कितना है बीमा प्रीमियम 1800। बीमा प्रीमियम के बाद दिया बट्टा 3200 यहीं पे। दिया बट्टा के बाद लोन पर ब्याज, ये भी एक समायोजन है, ध्यान रखिएगा। इस गुप्त समायोजन लोन का ब्याज 1200 दिया है। मैंने आपको बताया कि हम सामने साइड पे देखेंगे तो आपको धर्म की लोन मिलेगा। मैं लिख भी दे रहा हूँ यहाँ पे कि बाद में रह न जाए। धर्म की लोन कितना दिया हुआ है 30,000। अब धर्म कौन है, साझेदार। साझेदार के लोन के ब्याज के बारे में कोई समायोजन नहीं है तो कितना परसेंट ब्याज चुकाया जाएगा 6%। तो 6% के हिसाब से 1800 होना चाहिए, लेकिन हमने चुकाया कितना है 1200, तो प्लस चुकाना बाकी। और रोज़ तो चुकाते ही नहीं थे इसलिए पूरा पूरा लिखते थे। आज चुकाया है लेकिन 1200 ही चुकाया है, 1800 चुकाना चाहिए तो 600 बाकी है। 600 यहाँ जोड़ देंगे और आज यहाँ पे 600 की ही एंट्री आएगी क्योंकि हमने 1200 तो चुका दिया है ऑलरेडी। तो चुकाना बाकी ब्याज 600, तो इस तरह से ये हो जाएगा 30,600। उसके बाद लोन पर ब्याज के बाद फर्नीचर। फर्नीचर पे कोई समायोजन नहीं है तो डायरेक्ट कहाँ पे लिखेंगे हम, संपत्ति लेना में फर्नीचर। कितना है फर्नीचर, तो 87,000। फर्नीचर के बाद स्टेशनरी खर्च, कहाँ पे लिखेंगे स्टेशनरी खर्च, तो लाभ हानि खाते के उधार में। स्टेशनरी खर्च इनर कॉलम में लिखेंगे कितना 7,000। क्यों इनर कॉलम में लिखा है हमने, क्योंकि पहला समायोजन है उसके ऊपर पहला समायोजन क्या है, तो स्टेशनरी स्टॉक 2,000 जो शामिल था उसे हम माइनस करेंगे। स्टेशनरी स्टॉक 2,000, यहाँ 7,000 में से 2,000 माइनस करेंगे तो कितना आएगा 5,000। और जो अंतिम स्टॉक स्टेशनरी स्टॉक का जो अंतिम स्टॉक है उसका लेखा हम कहाँ करेंगे, संपत्ति लेना में। स्टेशनरी स्टॉक कितना 2,000। अब लगे हाथ साथ में ही, अब हम पहला समायोजन पढ़ ही रहे हैं तो अंतिम स्टॉक का भी लेखा कर ही देते हैं। तो 21 में से 2,000 स्टेशनरी स्टॉक का था तो बाकी कितना बचा अंतिम स्टॉक का 19,000। अंतिम स्टॉक आपका फेवरेट समायोजन 11वीं से ही आपको अच्छी तरह से आता है। कहाँ कहाँ पे, तो व्यापार खाते के जमा में और संपत्ति लेना में लिखेंगे अंतिम स्टॉक। ये माल का अंतिम स्टॉक है और वो स्टेशनरी का अंतिम स्टॉक था 19,000, बाकी दोनों अंतिम स्टॉक ही था। उसके बाद 19,000 क्यों आया, क्योंकि 21,000 में से 2,000 स्टेशनरी स्टॉक का था इसके लिए। उसके बाद आगे जाएंगे तो विज्ञापन खर्च। अब यहाँ पे जगह नहीं है तो यहाँ पे मैंने बनाया है, यहाँ पे लिखेंगे लाभ हानि के उधार में विज्ञापन खर्च। कितना दिया हुआ है विज्ञापन खर्च, तो आप देख सकते हैं 36,000। उस पर चौथा समायोजन है। चौथा समायोजन क्या कहा है कि विज्ञापन खर्च का 1/4 भाग अगले वर्ष ले जाना। अगले वर्ष मतलब अग्रिम चुकाया, माइनस 1/4 भाग अग्रिम चुकाया। तो 4 से भाग लगाएंगे तो कितना आएगा 9,000। बाहर कितना आएगा 27,000। 9,000 की दूसरी एंट्री अग्रिम चुका है तो कहाँ पे आएगा, संपत्ति लेना में। अग्रिम चुकाया विज्ञापन खर्च 9,000। चलिए विज्ञापन खर्च के बाद क्या दिया हुआ है, रोककर शेष संपत्ति लेना में ही आएगा। रोककर शेष कितना है, रोककर शेष तो 51,200। रोककर शेष के बाद चालू खाता धर्म, तो उधार बाकी दी है इसलिए उधार में जाएंगे। धर्म के खाने में लिखेंगे कितना 17,000। अब जमा बाकी, जमा में पहले पूंजी, तो आज चालू खाता दिया है इसलिए पूंजी डायरेक्ट कहाँ आ जाएगा, पूंजी दायित्व में पूंजी। आप देख सकते हैं धर्म और कर्म। धर्म का कितना दिया हुआ है 1,40,000।
और इसका 1,20,000। इसी पर से हमने पूंजी का अनुपात भी गिना था, वो भी ध्यान रखिएगा। 4 0 निकाल दिया था, 2 सत्ते 14 और 2 छक 12, 7:6 हमारा लाभ हानि का भी अनुपात है, वो भी ध्यान रखिएगा। दोनों को जोड़ेंगे तो 2,60,000। पूंजी के बाद क्या दिया हुआ है? बिक्री हमने पहले से ही लेखा कर दिया है, समाजन भी हल कर दिया है, माल वापसी उधार का भी लेखा हो गया है, देना यानी लेनदार का भी लेखा हो चुका है हमारा पहले से ही। उसके बाद अदत्त मजदूरी, एक ही असर होगी। एक ही असर क्यों होगी? क्योंकि सकल तलपट में दिया है। अदत्त मजदूरी है मतलब चुकाना बाकी मजदूरी है, तो कहाँ पे आएगा? पूंजी दायित्व में। जमा बाकी दिया है तो आप ऐसे भी समझ सकते हैं। तो अदत्त मजदूरी कितना दिया हुआ है? 700। उसके बाद धर्म की लोन, उसका लेखा हम पहले से ही कर चुके हैं। प्राप्त बट्टा लाभ हानि खाते के जमा में, ऊपर से एक लाइन छोड़ दिया है। प्राप्त बट्टा कितना है? प्राप्त बट्टा तो 6600। प्राप्त बट्टा के बाद बैंक ओवरड्राफ्ट, आपको अच्छी तरह से मालूम है कहाँ पे आएगा? पूंजी दायित्व में। बैंक ओवरड्राफ्ट BOD लिख दिया है शॉर्ट में मैंने, 2800। उसके बाद चालू खाता कर्म, यानी चालू खाते के जमा में कर्म के खाने में शेष आगे लाए 14,000। इस तरह से सकल तलपट की सभी असर हो गई। समाजन में अंतिम स्टॉक और स्टेशनरी स्टॉक दोनों हो गया है। यंत्र पर घिसाई, उसकी भी 2 असर हो चुकी है। उधार बिक्री का लेखा भूल से खरीद वापसी में हुआ, उसकी 4 असर हुआ। फिर से एक बार रिपीट कर दूं तो बिक्री में प्लस और देनदार में प्लस, खरीद वापसी में से माइनस और लेनदार में प्लस। उसके बाद विज्ञापन खर्च का 1/4 भाग ले जाना है अगले वर्ष, उसका भी हम 2 लेखा कर चुके हैं। तो इस तरह से हमारा सवाल पूरा हो गया। अब हम इसका खाता बंद करेंगे। तो सबसे पहले व्यापार खाता टोटल करेंगे तो जमा का ही ज़्यादा आएगा, 1,37,000। 1,37,000 डिफरेंस से हमें सकल लाभ मिलेगा 41,400। वो हम लाभ हानि के जमा में लिखेंगे। सकल लाभ 41,400। अब लाभ हानि खाता बंद करेंगे तो लाभ हानि खाते का आज फिर से उधार पक्ष का योग अधिक आएगा 61,000। जमा में जो आएगा वो शुद्ध हानि, या इसी को आप वितरण पात्र हानि भी कह सकते हैं, क्योंकि आज हमने लाभ हानि वितरण खाता नहीं बनाया। जो धर्म और कर्म के चालू खाते में हम लेकर जाएंगे डिफरेंस से, तो 61,000 में से जमा साइड पर क्या क्या है? 41,400 और 6600, यानी 42 और 48,000 आप माइनस करेंगे 61,000 में से तो कितना आएगा? 13,000। उनके लाभ हानि का अनुपात हमने निकाला था 7 और 6। 7 और 6 अनुपात में अगर बांटेंगे 13,000 को तो 13,000 गुणे 7/13 और 13,000 गुणे 6/13, तो पहले वाले का 7,000 और दूसरे वाले का 6,000। यहाँ पे जमा में है तो यहाँ पे कहाँ आएगा? उधार में। वितरण पात्र पहले वाले का 7,000 और दूसरे वाले का 6,000। अब खाता बंद करेंगे तो जमा का योग किसका ज़्यादा आएगा? तो जमा में धर्म का तो कुछ है ही नहीं, कर्म का 14,000 ये ज़्यादा आएगा। जमा का 14,000, कर्म का शेष आगे ले गए, उधार साइड पे आया, शेष ले गए क्वेश्चन मार्क। कहाँ पे आया? उधार में आया कितना? तो 6 और 5 11, 14 में से 11 घटाएंगे तो कितना आएगा? 3,000। अब इसका यहाँ उधार में आया तो यहाँ पे कहाँ आएगा? जमा में। चालू खाता कर्म का कितना? 3,000। और धर्म का यहाँ का ज़्यादा आएगा, 17 और 7 24 और 7 31,500। 31,500 शेष ले गए। यहाँ पे जमा में तो कुछ है ही नहीं तो वही का वही आ जाएगा। अब जमा साइड पे आया है तो इसको हम कहाँ लिखेंगे? उधार में, यानी संपत्ति लेना में। चालू खाता धर्म 31,500 और फिर हम टोटल कर देंगे। तो एक बार चेक कर लेता हूँ मैं। 2,60,000, उसके बाद 30,600, फिर उसके बाद 80,000, ओके, 1,200, 600 सॉरी 1,200, फिर 700, 2,800 और 3,000, ओके डन। तो इस तरह से 3,78,300, 3,78,300। तो इसे ध्यान से देखिएगा तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। अगले वीडियो में हम अगला क्वेश्चन करेंगे। थैंक यू सो मच।